चलिए पीडीएफ उसको देख लीजिए एक बार। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, फिर आगे करेंगे। कुछ बुक्स के नाम बोल रहा हूँ, उसको ध्यान में लिख लीजिए, कॉपी निकाल के उसको लिख लीजिए। देखिए कल जो मैं एथिक्स वाला क्लास कर रहे थे, पहले क्लास कुछ का समझ आया कल क्या? तो देखो एथिक्स का बेसिक पहले पार्ट बताता जाता हूँ, उसके बाद समझना। देखो सिंपल सा बात है, एथिक्स बीच का रास्ता है। अगर कहीं फंस जाओ तो सर ये बताएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है आपको। नॉर्मली मैंने कुछ बातें बताई थी, जैसे एक ट्रॉली वाला डायलेमा कल बोला था। तो ट्रॉली वाले डायलेमा में क्या बोला था कि सर ट्रॉली के वाले डायलेमा में एक ऐसा था कि जिसमें आपके पास उसका कंट्रोल था। तो अगर आप उसको करते तो सर वो मुड़ जाता और एक आदमी मरता, 5 आदमी बच जाता। दूसरा क्या था कि धक्का देना था। धक्का देने में तो सर धक्का देने में अधिकतर लोग अलाउ नहीं किए, लेकिन जब कंट्रोल की बात थी तो एक आदमी को मार दे रहे थे। बट यहाँ पे भी एक आदमी मर रहा था तो वहां पे नहीं दे। क्यों? क्योंकि सर इसका क्या थ्योरी है, ये यूटिलिटेरियन थ्योरी में हम लोग समझ पाएंगे। 2-3 बात आपको बताता हूँ। एथिक्स देखो 3 दिन काफी है। मैं आपको अगर पर्सनली बोलूं 3 डेज इनफ होता है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं होता है, वो हर अच्छे बच्चे के लिए जो रीड कर सकते हैं बढ़िया। 3 दिन काफी होता है, 3 दिन से ज्यादा लगता नहीं है एथिक्स में। अब खींचने के लिए आदमी कितना भी खींच ले वो अलग बात है। 3 दिन अगर मतलब धैर्य से बैठ जाओगे काम आसान हो जाएगा 3 दिन में। और नोट्स मेरे बस करने हैं और जो बुक बता रहा हूँ वही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एथिक्स का पेपर देखिए जेन्युइनली बहुत ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है? और दूसरी बात कि नंबर मिलने के अलावा आप उस पेपर को बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। कैसे कैसे करना है? सिंपल एग्जाम्पल दो, कोई बहुत बड़ा बड़े लॉजिक मत दो, हवा वाला बात बताओ, ठीक है? सिंपल एग्जाम्पल दो अपने लाइफ का। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लो इसमें टोटल कितना थीम था? 7 थीम था। 7 थीम के अलावा मैंने एथिक्स का मीनिंग क्या बोला? एथिकोस का मीनिंग क्या है? हैबिट या फिर कस्टम। अब हैबिट या कस्टम है, फिर मैंने आपको नॉर्मल उसके बाद बेसिक 2-3 चीजें बताई कि सर एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी धर्म या किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी मानता है, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि कोई चीज सही है या गलत है। उसके पीछे क्या होना चाहिए? लॉजिकल रीजन होना चाहिए। अगर लॉजिकल रीजन है तो सर ठीक है, अदरवाइज हम उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एथिक्स में कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता कि हाँ यही आंसर होगा तो सभी को यही लिखना है। यहां तक पहले क्लियर है? अब उसके अलावा मैंने आपको 2-3 चीज बताया था। अब बुक्स का नाम बता देता हूं। देखिए आमतौर पे जो नोट्स हैं, अगर देखो नोट्स और पीडीएफ पहले बता दूं बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यार। दुनिया भर का नोट्स पीडीएफ का कमी नहीं होता है। लाखों लोगों का है, करोड़ों लोगों का है। नोट्स पीडीएफ में वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या करता है सर? आप 10 आदमी का 20 आदमी का नोट्स पीडीएफ पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। एक ही तरीका है सिंपल क्या करने का, जो मैं दे रहा हूं उसका जो नोट्स दूंगा वो आप कर लेना, और एक जो बुक बता रहा हूं वो कर लेना। इन दोनों में से कोई भी एक कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है? बुक जो बता रहा हूं वो बुक आराम से आपको इजीली मिल जाएगा। यहां नहीं मिले आप ऑनलाइन मिले, जहां से मिले आप मंगा लीजिएगा, वो तो जिम्मेदारी है आपकी, वो मंगा ही लेंगे आप। कोई इस बुक को मना मत करिएगा, मत कोई ऐसा नहीं। अगर आपको नहीं भी पढ़ने का मन होगा ना, फिर भी ये बुक रख लेना। मैंने क्या बोला? एथिक्स को एक सब्जेक्ट के नाते मत पढ़िएगा। एथिक्स एक ऐसा समझिएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आपको, बिल्कुल। और मैं शुरुआत से आपको बोलता आ रहा हूं कि चीजों को पहले बुक का अगर देख लीजिएगा ध्यान से, तो सबसे पहला एथिक्स में जो बुक है वो एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम के लिए, पहले बता देता हूं, फिर हिंदी मीडियम के लिए बता देता हूं। एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम की, लेक्सिकॉन, ठीक है? लेक्सिकॉन की बुक आएगी जिसका इंग्लिश मीडियम वाला होगा, ठीक है? और इसी लेक्सिकॉन का इसका पब्लिकेशन जो होगा वो क्रॉनिकल का होगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बुक है, ऊपर में देखिए टॉप में लेक्सिकॉन लिखा है, ठीक है? और उसके बाद नीचे क्रॉनिकल पब्लिकेशन है। तो ये आपको एक बुक हो गया, ठीक है? अब इंग्लिश मीडियम का एक लेक्सिकॉन, इसका पब्लिकेशन हो गया क्रॉनिकल। तो ध्यान से अपना देख लीजिएगा, क्रॉनिकल और लेक्सिकॉन लिखा हुआ है तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के लिए जो बुक आपको लेके रखना है, मैं तो आपको बता दे रहा हूं सोर्स, लेना क्या है वो बता देता हूं आपको, ठीक है? क्योंकि कुछ नाम हम बोले, जैसे टॉपर लोग ना एथिक्स वगैरह के बारे में बोलेंगे कि मैं लेक्सिकॉन पढ़ी थी या मैं लेक्सिकॉन पढ़ा था, तो आपको थोड़ा पता हो जाना चाहिए कि हाँ 1-2 बुक है, बस बात खत्म। उसके बाद आता है जी सुब्बा राव का, जो कि खुद एक IAS ऑफिसर हैं, दोनों वे और इनकी वाइफ है। तो जी सुब्बा राव की बुक आती है, एक भी इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है? हिंदी माध्यम वाले परेशान नहीं हो, क्योंकि हिंदी माध्यम में कुछ नहीं आता है, तो परेशान क्या, परेशान नहीं होना, पढ़ना यही है। तो हिंदी माध्यम का कोई लॉजिक नहीं है। देखो माध्यम का भी बैरियर तो था ही नहीं ना, उस समय भी लोग IAS बने हैं जिस समय हिंदी का एक सोर्स घंटा तक नहीं था, एक अच्छा किताब हिंदी में नहीं हुआ करता था, उस समय लोग IAS बने हैं।
तो वही बात बोले कि ये बोलना कि हिंदी माध्यम के हैं और इंग्लिश माध्यम के इसलिए आईएएस नहीं बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा खोट है अपने अंदर। क्योंकि सर हजारों ऐसे लोग हैं जो आईएएस बने हैं जब कोई किताब का सोर्स नहीं था, तब आपको ढूंढना पड़ेगा, बात खत्म है। तो वो बात सीधे से बात है ना कि क्या बोले कि कोई समाज बोल रहा है कि हिंदी माध्यम से नहीं निकलेगा, उसको मानिएगा या लॉजिकल रीजन से मानिएगा? लॉजिकल रीजन से। लॉजिकल रीजन ये कहता है कि हमारे से पहले 100 लोग हिंदी माध्यम में थे, उनके पास भी किताब नहीं था, वो लोग निकल गए, तो फिर हम कैसे मान लें कि हिंदी माध्यम वाला आईएएस नहीं बनेगा? अरे हाँ है ना। तो लॉजिक सिंपल है, आपको किसी के कहे हुए बातों पे एथिक्स का मजा ही यही है, समझ रहे हैं आप? गजब किस्म का आपको यहाँ पे सीखने को चीज मिल जाएगा। तो ये इंग्लिश माध्यम का हो गया, लेकिन आपको लेना है कौन सा? थर्ड वाला। एक और है, वो बुक शायद मैं लाया नहीं हूं, ठीक है, एथिक्स की बुक होगी, और आप वो भी गूगल पे मैं दिखा देता हूँ उसको, कोई फोन अगर होगा तो। और एथिक्स की बुक होगी, इसमें आपका मैं पेज भेज दूंगा, अवधेश सिंह का होगा, जो कि आईआरएस रिटायर्ड है, ये आईआरएस रहे, अवधेश सिंह। एथिक्स की बुक होगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये एक बुक है, ये वाला, ये एक होगा, ठीक है। इसका अपडेटेड वर्जन भी अगर होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट इसका थर्ड एडिशन है, फोर्थ एडिशन अभी आ गया होगा, थर्ड या फोर्थ एडिशन। देखिए एडिशन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, कुछ चीजें बस खाली ऐड ऑन की जाती है। तो ये मैं ग्रुप में भेज देना होगा आपको, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मैंने बता दिया था ना, तो मैं आपको दोनों भेज रहा हूं ग्रुप में, एक बार पहले देख लो, निहार लो एक बार। इंटरनल सिक्योरिटी का भी आपको बता दिया था, ग्रुप में चला गया है, ध्यान देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों बुक आपको लेना है, ठीक है जी। और अब हिंदी माध्यम का एक बुक और लिख लिया, अभी तो मैं इंग्लिश माध्यम का आपको बता दिया। ये देखिएगा, लेक्सिकॉन मैंने इंग्लिश माध्यम का बोला है, अरे एक बार देख लो। तो इंग्लिश माध्यम का लेक्सिकॉन है, तो इसका हिंदी भी है, देखो एथिक्स का हिंदी क्या है? नीति शास्त्र। तो सर अगर उसका इंग्लिश मीडियम है तो उसका हिंदी माध्यम भी है वही लेक्सिकॉन का। मेरी बात समझ में आ रही है? बट कोशिश आपको ये करना है कि आप ले लें हिंदी माध्यम के लिए डीके बालाजी बाय निशांत जैन। निशांत जैन सर खुद एक आईएएस ऑफिसर है हिंदी माध्यम के, ठीक है, रैंक 13, और उस समय वो बने थे जिस समय हिंदी माध्यम को कोई पूछता तक नहीं था। तो डीके बालाजी ए हिंदी माध्यम के लिए है, एथिक्स का ही है, बाय निशांत जैन। और निशांत जैन खुद एक हिंदी माध्यम का टॉपर रहे हुए हैं, ठीक है। डीके बालाजी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है, यही है आपका, ठीक है। हिंदी में आपको मिल जाएगा, आपको कहीं से भी मिल जाएगा इजीली। ये है आपका, ये ऐसा होगा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिनिष्ठा, डीके बालाजी, और आपका निशांत जैन, हरीश जैन, इनका हिंदी अनुवाद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब किताब इंग्लिश में ही पहले आए हुए हैं, कोई किताब शुरुआत में हिंदी में नहीं आया हुआ है। जब आईएएस बन गए तो उन लोगों ने उसी हिंदी किताब को, इंग्लिश किताब को क्या किया? अनुवाद कर दिया बस। निशांत जैन खुद, इनके पास एथिक्स का नहीं था, वो अपने इंटरव्यू में बोले कुछ एथिक्स का नहीं था, बस ये खुद से इंग्लिश में समझे, हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी में पेपर भी दिया, सब कुछ हिंदी ऑप्शनल सब कुछ रख के दिया, रैंक गजब का जबरदस्त आया भी, लेकिन एथिक्स का कोई सोर्स इनके पास नहीं था, तो इंग्लिश में पढ़ा, सीखा, डेवलप किया। ये नहीं सोचा नहीं है तो हम नहीं देंगे एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में गर्दा मतलब मचा दिए, वो भी सेकंड अटेम्प्ट में आया तो उतना रैंक नहीं आया, लास्ट अटेम्प्ट में जाके इनका रैंक बहुत बढ़िया आ गया, बिल्कुल चौथे रैंक में। उस समय 4 ऑप्शंस, 4 होते थे, चार होते थे, आपको 4 बार उसमें ट्राई मारना होता था, अब तो 6 बार है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको आराम से, मतलब आपको कौन सा हिंदी माध्यम का लेना है तो आपको कोशिश करना है ये ले लें, डीके बालाजी बाय निशांत जैन, ठीक है, ये आपको बुक ले लेना है, हो जाएगा काम। तो आप सभी को ये बुक इसलिए भी नहीं रखना है कि सर नहीं सर हमको, मैं पहले बता चुका हूं, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो आपको ये सोच के, अगर आप सोच रहे हैं कि एथिक्स एक सब्जेक्ट है हमको सिर्फ पढ़ना है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा एथिक्स का। इनफैक्ट सच बोलूं तो आप एग्जाम भी नहीं निकाल पाएंगे। आप एथिक्स को ऐसे समझिएगा कि मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उसके अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सर आराम से है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जितनी जितनी बातें बोला हूं, जितना कमिटमेंट सब कुछ किया, मैं बता रहा हूं सब कुछ हो जाएगा फॉलो, सब आराम से। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बस टाइम का मैटर है। हर चीज आराम आराम से, हर चीज का जवाब में बोला ना कि कोई अगर बोल रहा है क्यों, तो लॉजिक रीजन होना चाहिए।
हमारे एक्स वाई जेड हमने ये बोला था, ये कर दिया है, बात खत्म है। हर चीज का टाइम है और हर चीज टाइम पे आराम से होता जाएगा। आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद ये जो पार्ट है पूरा, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये और ये। अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए? एक एथिक्स का ये ले लेंगे इंग्लिश माध्यम वाला, और दूसरा ये ले लेंगे डीके बालाजी भाई निशान जैन हिंदी माध्यम वाले। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दोनों में से कुछ भी लेंगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। और एक नोट्स मैं भेजूंगा, ठीक है? वो नोट्स भी एक आईएएस ऑफिसर्स जो है उनका, मुझे वो नोट्स काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उनका देखा, पूरा अच्छे से देखा, पढ़ा, तो मुझे ठीक लगा। वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा है, लिख के वो फ्री में दे रहे थे, तो हम देखे कि ठीक था, तो ठीक था तो चेप लिए। भाई सीधी सी बात है, जो अच्छा लगे उसको चेप लेना है। नोट्स उनका ठीक लिखा हुआ था, जिससे अच्छा मिल जाए उससे ले लेना है, बुरा उसको त्याग देना है, बात खत्म। तो इसमें जो बुक है ये सारा कुछ हिंदी में है, सब कुछ हिंदी में है, मतलब जो जो चाहते हैं आप हिंदी में है। बट मैं जब तक समझाऊंगा नहीं, इसमें से कुछ टर्म्स को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कुछ टर्म जैसे कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड को डिफाइन करना है, मोरालिटी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू क्या है, ये सब टर्म्स। तो क्या करूंगा मैं, एक टर्म्स पूरा जो होता है ना अलग अलग, उसको लिखवा दूंगा। जैसे कल मैंने बोला था ना कि 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है, टर्म पूछा जाता है, और 6 क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी होता है। केस स्टडी में तो हम कुछ ऐसे भी नहीं कर सकते। केस स्टडी में सिर्फ और सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस चलेगा। हाँ, 10-12 केस स्टडी करवा देंगे, बुक में भी है, बुक में भी 5-6 नहीं बल्कि 10-12-20 है जो पिछले साल का आया हुआ है। उस केस स्टडी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो केस स्टडी बहुत मजे से पढ़िएगा। अब जिनको ये बुक जो खरीद लेंगे, जो बुक खरीद लेंगे, मैं बोला 2 दिन में पूरा खत्म करना है, ठीक है? 2 से 3 दिन में, और हो जाएगा, यकीन मानिएगा हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। जैसे इस बुक में एक केस स्टडी दिया हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, आप उस केस स्टडी को लिखना और सॉल्यूशन बताने की कोशिश करना आमतौर पे, जबकि आपको कुछ नहीं पता है फिर भी सॉल्यूशन बताने की कोशिश करना, क्या तक कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, रेडी हो गया? जोर से यस और नो। तो सर अब रेडी रह के थोड़ा एक बार बताना, और जो भी चीज लगे आपको बस उसको अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। ऐसे समझना कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, सामने एकदम से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और आपको इसमें काम करना है। ठीक है जी, चलिए। तो यार इसमें दिया ही नहीं है क्या? दिया तो होना चाहिए। लेक्सिकॉन के हिंदी में शायद नहीं दिया है, दिया होना तो चाहिए लेक्सिकॉन बुक में। एक सेकंड, थोड़ा सा, अच्छा हाँ ठीक है, लिखिए तो लिखिएगा ध्यान से, ठीक है? और तेजी में थोड़ा लिखते जाइएगा। या मैं इसका फोटो ही भेज दूं? नहीं, लिख लीजिए, बोलने का मन नहीं है लेकिन लिख लीजिए। बहुत मजेदार केस स्टडी है। थोड़ा लंबा जाएगा। लिखिए, आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं, लिखते जाइएगा। और एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन उसी पे है। अगर आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं, ठीक है, श्री एक्स, मतलब कोई एक आदमी, ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें भाई, हम नहीं है, हिंदी का केस स्टडी है तो हिंदी में ऐसा लिखा रहता है, मिस्टर एक्स मतलब वही है, कॉल में मिस्टर एक्स। तो चलिए सर, तो क्या है सर, श्री एक्स आपके कार्यालय के वरिष्ठ कर्मी हैं। मतलब सुनिएगा, रिपीट नहीं करिएगा, सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं सुनिएगा तब और समझ में आएगा। तो आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं, श्री एक्स आपके कार्यालय के वरिष्ठ कर्मी हैं और आपने प्रबंधकीय कौशल के लिए विख्यात हैं। प्रबंधकीय कौशल मतलब होता है मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है जी, मैनेजमेंट करना, आप उसके लिए विख्यात हैं। आप अपने प्रबंधकीय कौशल के लिए विख्यात हैं। कार्यालय की किसी भी चुनौती या प्रबंधन करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब ये एक्स के बारे में बोला जा रहा है, हमने गलती लिख दिया, एक्स के बारे में। मतलब जो आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं आईएएस, आपके साथ एक साथ में काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, प्रबंध करने का नीति वगैरह बहुत अच्छा है। ठीक है, अरे हाँ ना, तो बोलो ठीक है आगे। और उनके लिए विख्यात है। और लिखिए उसके बाद,
कार्यालय की किसी भी चुनौती या प्रबंधन करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। व्यवहारिक स्थिति यह है कि उनका कार्यालय उन्हीं के कारण चलता है। आप समझ रहे हैं? व्यवहारिक स्थिति उनका ऐसा है कि उन्हीं के कारण चलता है, पूरा का पूरा। फिर से रिपीट कर दें? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। नींद से सब जगे हुए हो ना? पता नहीं क्यों आज सब भकुआए हुआ लग रहा है। चलिए लिख लीजिए। पहला, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में, आपके कार्यालय में एक आदमी है जो कि एक वरिष्ठ कर्मी है, ठीक है, स्टाफ है, और अपने प्रबंधकीय कौशल के लिए वो विख्यात हैं। यहां तक क्लियर है जी? जोर से बोले ऐसा नो। नहीं तो पूरा बोल देते हैं तब पीछे से बोलता है सर एक बार और बोलिएगा। तो पहले ही पूछते जाते तो रिस्पॉन्ड करते जाओ। आगे, कार्यालय की किसी भी चुनौती या प्रबंधन करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत लंबा जाएगा ये। ठीक है, हिंदी के राइटिंग में सुधर जाएगा। आगे, व्यवहारिक स्थिति यह है कि उनका कार्यालय उन्हीं के कारण चलता है। मतलब उनकी व्यवहारिक स्थिति ऐसी है कि उनका कार्यालय उन्हीं के कारण चलता है। समझ रहे हैं? मतलब तुम ही हो बंधु सखा तुम ही वाला है कि जो है ये देखना अभी कितना अच्छा घुमाएगा क्वेश्चन। नैतिकता इसी में पता चलने वाला है सबका। हाँ, तो व्यवहारिक स्थिति यह है कि उनका कार्यालय उन्हीं के कारण चलता है। एक दिन जब मिस्टर एक्स किसी दूसरे शहर की सरकारी यात्रा पर गए हुए थे, शब्दों पे ध्यान मत देना, भावनाओं पे ध्यान देना, ठीक है, और मेरे भावनाओं पे ध्यान देना। एक दिन जब मिस्टर एक्स किसी दूसरे शहर की सरकारी यात्रा पर गए हुए थे तो उनकी पत्नी और बच्चे आपसे मिलने के लिए आए। आपसे मिलने के लिए आए मतलब आईएएस ऑफिसर। हाँ, तो दूसरे शहर में वो सरकारी छुट्टी लेकर गए हुए थे, सरकारी यात्रा पर गए हुए थे। तो उनकी पत्नी और बच्चे आपसे मिलने के लिए आए। पत्नी ने बताया कि मिस्टर एक्स ना केवल घर में बुरा व्यवहार करते हैं बल्कि उन्हें और बच्चों को गालियां देना और मारना पीटना भी सामान्य आदत है। बल्कि उन्हें और बच्चों को मारना पीटना और गालियां देना सामान्य बात है, नॉर्मल बात है उनके लिए। ठीक है, यहां तक लिख लिए होंगे। भावनाओं को समझना, शब्द में नहीं उलझ जाना, शब्दों में ही जो बोल रहे हैं आप लोग। अगर एक एक शब्द को सुनते हैं आप लोग, पहले फीलिंग समझिए ना, बोलना क्या है, एक सेंटेंस समझिए, शब्द समझते हैं। उनके सर, भावना, अरे भाई पूरा समझो क्या है, उनके इसके उसके कर रहे हैं। तो सर क्या बोला, सिंपल सा लहजे में क्या है कि सर जब वो सरकारी छुट्टी पर गए हुए थे तो उनकी पत्नी और बच्चे कहाँ, आईएएस ऑफिसर के पास आए, यानी कि आपके पास आए और बोले कि सर वो हमारे को और बच्चे को मारने पीटने की इनकी बहुत अच्छी मतलब आदत है, पीट के मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, आदत है, आदत वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आइए। उसने अपने घर के बड़ों से जब यह बात कही तो सबने मिस्टर एक्स के रुतबे को देखते हुए यही सलाह दी कि वह चुप रहे और स्थितियों का सहन करे। जब उस औरत ने अपने घर के बड़ों से बात करी तो सभी ने यही सलाह दिया कि आप इस चीज को दबा के रखें, चुप रहें, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, जो स्टेटस है समाज में, वो अच्छा खासा है। ठीक है, लिख लिए यहां तक? आगे एक क्वेश्चन है, आपने बातचीत के दौरान, मतलब आपने मतलब आईएएस ऑफिसर, आपने बातचीत के दौरान महसूस किया कि बच्चे काफी डरे हुए हैं। भाई आईएएस ऑफिसर बातचीत से तो पता लगा ही लेगा ना, नहीं तो क्या खाक आईएएस कि बातचीत और देख के जो पता नहीं लगा पाए, उससे बनिए तो चपरासी बन जाए वो। तो आपने बातचीत के दौरान महसूस किया कि बच्चे काफी डरे हुए हैं और उन्हें यह भी भय है कि उनके पिता को इस बात का पता चलेगा कि उनकी शिकायत की गई है तो गुस्से में क्या कर बैठेंगे पता नहीं, इस बात का भी डर है।
लिख लिए सभी कोई? तो बच्चे सर क्या अपने बच्चे से बातचीत करी तो लगा कि बच्चे लोग डरे हुए हैं, प्लस दूसरा क्या बताया बच्चे लोग, हाँ बच्चे लोग को ये भी डर था कि अगर उनके पिता को ये पता चलेगा, यानी कि मिस्टर एक्स को पता चलेगा कि हमने शिकायत करी है, तो फिर वो गुस्से में क्या करेंगे उसका भी इनको डर है, मतलब अंदाजा नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। आगे नेक्स्ट, मिस्टर एक्स की पत्नी ने आपसे सलाह मांगी है कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, सलाह मांगा गया। आगे, उसकी यह इच्छा भी है कि आप मानवीय आधार पर, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, उसकी यह इच्छा भी है कि आप मानवीय आधार पर उसकी मदद करें। ठीक है, मानवीय आधार पर उसकी मदद करें। ठीक है, वह कानूनी विकल्प पर भी विचार करने को तैयार है। वह कानूनी विकल्प पर भी विचार करने को तैयार है और चाहती है, वह कानूनी विकल्प पर भी विचार करने को तैयार है और वह चाहती है कि आप उसे बताएं कि उसके पास कौन से कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। और वह चाहती है कि आप उसे बताएं कि उसके पास कौन से कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। आगे लास्ट लाइन बस, बताइए कि आप इस परिस्थिति में कौन से कदम उठाएंगे और क्यों। बताइए इस परिस्थिति में कौन से कदम उठाएंगे और क्यों। क्वेश्चन क्लियर है जी? बढ़िया से क्लियर है। यही केस स्टडी है, समझे? मजेदार, झकास एकदम। एक बार और बोल दे, रिपीट क्या? चलिए एक बार और समझा ही देते हैं, क्या पता जो छूटा वाला हो समेट लेना उसी में। तो सर सीन ऐसा है कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपके स्टाफ हैं एक बहुत अच्छे, जो कि बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट स्किल है, बहुत अच्छा उनको, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उन्हीं के कारण आपके आईएएस का पूरा ऑफिस चल रहा है। ठीक है जी। जब ये छुट्टी सरकारी यात्रा पे गए तब उनकी पत्नी और बच्चे आते हैं और क्या बोलते हैं आपसे कि सर वो बहुत मारते पीटते हैं, उनकी आदत बहुत ऐसी ही है, गाली गलौज करना सब बच्चों के साथ, ये सब उनकी सामान्य आदत है। ठीक है जी। अब हम परेशान हैं, अब परेशान है, उन्होंने ये सिंपल आपसे बोला और सर जब आप बात किए तो आपको एहसास भी हो गया कि बच्चे भी डरे हुए हैं और ये चीज ऐसा आमतौर पे हो रहा है, उनको एहसास हो गया बात करने के बाद। तो सर अब ये वही बोलती है कि मैं तैयार हूं। बच्चे इस बात के लिए डरे हुए हैं कि अगर सर उनको पता चल जाएगा शिकायत के लिए हम लोग जो आए हैं तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा, ड्रामा, उसका भी कोई नहीं है। और आमतौर पे इस बात को थोड़ा गहरे से सोचिएगा, ये आपके आसपास ही चीजें चलती हैं, ये बस समझे, आमतौर पे थोड़ा सा सोचिएगा इस बात को। अब सर उसके बाद आपसे राय मांगा गया तो पत्नी ही बोल रही है कि सर हमने बड़ों को भी बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, मतलब अपने फैमिली में बड़ों को भी बताया। तो उन्होंने बोला क्योंकि जो मिस्टर एक्स हैं वो एक काफी व्यवहारिक और बड़े आदमी हैं, तो इस बात को चुपचाप रहकर स्थिति को ऐसा ही मेंटेन रखा जाए। ठीक है जी। बट अब वही बोलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि अब क्या स्थिति, मैं क्या करूं। मैं कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हूं, अगर आप मुझे बताएंगे तो। कानूनी विकल्प के लिए भी हम सोच रहे हैं, एक मानवीय व्यवस्था के हिसाब से भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से भी हम चलने को तैयार है। अब आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, अब आप बताइए कि आप इस परिस्थिति में क्या कदम उठाएंगे और क्यों उठाएंगे। क्यों भी है, क्यों को भूल मत जाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है जी? मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा। अब आराम से सोच के लिखिएगा। अभी एक और मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? 2 पे लिख के लाइएगा। ये एक है, एक और जो लिखवाऊंगा वो छोटा है, वो ज्यादा बड़ा नहीं। लिख लीजिए, अरे मजा आएगा। आप जानते हैं शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा खाई लगेगा, जब एक बार लिख लोगे ना सर, इसी का एक क्वेश्चन का 20 नंबर मिलेगा आपको एग्जाम का। क्या 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 वर्ड लिमिट 250 या 300 या कभी कभी नहीं रहेगा, जनरली 250 मान के आप लिखिएगा। इधर ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले ही बोला, इधर देखो एग्जाम में क्या करते हैं आप लोग, इधर देखिए 12-13 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मिलेगा सर 120 नंबर या 130 नंबर। 12 या 13 क्वेश्चन बनाने पे अगर 6 क्वेश्चन बनाते हैं तो कितना मिलेगा? 120 नंबर।
सर ऐसे ही परीक्षा देने आप जाते हैं तो पहले 5 नंबरिया पहले बना लेते हैं, समझ में आ रहा है कि जो पहले भाई पता ना फेल पास बाद में देखल जाए, पहले जो बड़का जो है उसको पहले बना लो। अरे लॉजिक सिंपल है भाई। देखिए जो अच्छे से पढ़ के गया उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से सीक्वेंस वाइज जाएगा। जो पढ़ के बढ़िया से गया है, जो बीच बीचवा है वो पहले यही सोच के जाएगा। उसी के लिए तो नया ट्रेंड आया। अरे यूपीएससी या सिविल सर्विस या सीबीएसई बोर्ड या कोई बोर्ड नहीं बोलता है कि पहले 5 नंबरिया बना लीजिएगा। टीचर अंतिम में इसलिए समझा देता है, बोलता है कि इसका गुजारा है कम से कम पास कर जाए कम वक्त, तो इसीलिए बोलता है कि 5 नंबरिया भाई पहले बना दियो ताकि उससे तुम्हारा अपना पास हो। पढ़ने वाले के लिए थोड़ी ना, उसको तो भाई सिंपल बोलता है बढ़िया से लिख के लाना, एक भी छोड़ना मत, बाय गॉड ऐसे करके आना। बाकी तो सर वही है, एटम बम वाला है। अब दूसरा एक तो हो गया। ग्रेजुएशन में क्या होता है, जो पर्ची में मिल गया, ग्रेजुएशन में तो बराबर नंबर का होता है ना, वहां तो लॉजिक चलता नहीं है। वहां मान लो 10-10 20 नंबर का, तो जो पर्ची में पहले सटक गया उसको पहले लिख लो, बस खत्म है। सर यहाँ देखो 6 क्वेश्चन में 120 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहोगे कि केस स्टडी करके हम 120 अपना नंबर सुरक्षित कर लें। अगर इस 120 में से अगर आपने 80 से 90 उठा लिया तो सर केस स्टडी में समझिए आप टॉप कर जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। 80-90 बहुत हाई जाता है सर। एथिक्स के 250 के पेपर में अभी तक वही मैंने बोला, इस बार शायद मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 210 हाईएस्ट आज तक गया है। लेकिन 100 एथिक्स में अगर किसी का 120 या 130 नंबर आ जाता है तो सर समझिए वो टॉपर के कैटेगरी में पहुंच जाता है, लगभग रैंक 1 से मतलब 50 के बीच में तो पहुंच ही जाता है वो। तो सर अगर आप इतना खींच लेते हैं तो वही मैंने बात बोला, बहुत अच्छा। और पहले से बता चुका हूं कि 2025 नंबर का है, तो सर उसमें से आपको 1010 नंबर अगर लाते हैं तो रैंक 1 to 10 के बीच में आप होते हैं। तो परसेंट कितना है, 40-50%। आईएएस तो यही कहता है कि हमको पूरा नहीं चाहिए बेटा, जितना चाहिए उसमें सॉलिड थोड़ा सा नॉलेज रख लो, बस हमको उतना चाहिए तुमसे, हमको तुमसे ज्यादा ज्ञान जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक। तो 6 क्वेश्चन बनाना इजी है ना जी। और सर ये वो क्वेश्चन है जो धरातल पे है, जो ग्राउंड लेवल पे है, जो प्रैक्टिकल काम है। इसमें क्या ही अभी ये जो बताया इसमें क्या ऐसा नया है, कुछ नया नहीं है। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, सही बात है, होता है आमतौर पे। आप आम जीवन में सॉल्यूशन इसका कुछ ना कुछ तो निकालोगे ना भाई। अगर आप सोचो कि आप आईएएस ऑफिसर नहीं हो, आपके घर में ही ऐसा हो रहा है, आपके बड़े भाई की वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आप निकालोगे सॉल्यूशन। तो सर वो आप आईएएस तो यहाँ पे एक दे दिया कि आपको एक टैग दे दिया, उस हिसाब से अब आप सोचिए। आईएएस टैग देने का कारण ये भी होता है कि आईएएस के बारे में कुछ पता हो जाए आपको, और पढ़े लिखे गए हैं तो आईएएस का कुछ बारे में तो पता हो ही रहेगा, पावर थोड़ा पता चल ही जाएगा। चलिए तो एक स्टडी ये है। तो सर 6 में से 120 मिल रहा है तो काहे के लिए सर तड़पड़ा रहे हैं। और बाकी ये ऐसे 12 से 13 क्वेश्चन होता है जिसमें आमतौर पे कोई अगर एवरेज आदमी अगर पढ़ के एक बार नोट्स अच्छे से गया है, लिख के गया है, तो आमतौर पे 130 में से 80 तो खींच ही लेता है, क्योंकि डायरेक्ट कट टू कट टर्म्स होते हैं। व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आईक्यू, और वो रट्टा मार के अगर थोड़ा बहुत गया, थोड़ा समझ के चल गया, कॉन्सेप्चुअली लिख के निकाल लेगा वो। ठीक है जी। तो सारा मामला यहाँ पे तय होता है, इसीलिए पहले केस स्टडी जनरली चेक होता है, जनरली। ठीक है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के इंसान हैं। चलिए एक और केस स्टडी बता दे रहा हूं, देख लीजिए जल्दी से। क्या हो गया, बोर हो रहे हैं क्या? लिखिए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लिखिए। और एक हॉस्टल में रहते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और एक हॉस्टल में रहते हैं। आपकी उम्र 25 वर्ष है तथा आपका रूममेट भी 25 वर्ष है। आपकी उम्र 25 वर्ष है तथा आपके जो रूममेट है उसका भी उम्र कितना है, 25 वर्ष। एक दिन आपको रूममेट ने बताया कि उसका रुझान समलैंगिकता में है, ट्रांसजेंडर, जो आपको ऑलरेडी में पढ़ा चुके क्वालिटी में बहुत अच्छे से, होमोसेक्सुअलिटी और सब कुछ। उसका रुझान समलैंगिकता में है और निवेदन किया कि यह बात किसी को ना बताएं, और निवेदन किया कि यह बात किसी को ना बताएं। उसका रुझान समलैंगिकता की तरह है। समलैंगिकता ऑलरेडी बताया, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअलिटी।
होमोसेक्सुअलिटी अब मेरे से मत पूछ लेना, ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से विस्तार से होमोसेक्सुअलिटी वगैरह बता चुका हूं। उसका रुझान समलैंगिकता में है और उसने निवेदन किया कि यह बात किसी को ना बताएं। ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या नैतिक विकल्प हैं और उनमें से आप किसे चुनना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या नैतिक विकल्प है, एथिकल क्या आपके पास विकल्प है और आप किन्हें चुनना चाहेंगे, मतलब क्या चुनेंगे? बस यही है। क्लियर है जी? क्लियर है? इंटरेस्टिंग बात क्या है, सीरियस बात है कि नैतिक मतलब आपकी नैतिक क्या है, नैतिक विचार क्या है कि आप इसमें से क्या, आपके पास कितने नैतिक विचार हैं और उसमें से आप क्या चुनेंगे, आप क्या करेंगे, बात खत्म है। सीधी सी बात है, इतना घुमा फिराना है क्यों? मतलब क्या नैतिक विकल्प है और उनमें से आपको क्या चुनना है, आप क्या करेंगे, बस सीधा सा बात है। हो गया जी दो। अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखो, जो भी पढ़ रहे हो, अगर इस समय आपको पॉलिटी का नॉलेज नहीं होगा, आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। एथिक्स में नहीं बना पाओगे। वही मैंने बोला कि ये चाहता तो पहले भी पढ़ा देता। तो पहले आप कैसे आंसर देते? फिलोसफिकल, नहीं नहीं बढ़िया बात नहीं है, चुंगली करना, आप ये सब बात बोलेंगे। अभी आपके पास कैसा राइट्स है, अभी आपके पास आर्टिकल्स पता होना चाहिए, अभी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप पढ़े हुए हैं तो अब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं पढ़ के रिवीजन किए हैं तो सर केस स्टडी क्यों होता है? ये चेक करता है केस स्टडी एथिक्स में कि जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उसका आपके पास कितना नॉलेज है सीधा तौर पे, और उस नॉलेज का आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, धरातल पे कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि आईएएस है तो आईएएस के हवा में थोड़ी ना उड़ेगा भाई, आपको ग्राउंड पे आकर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको कोई जाकर कोट पैंट पहन कर बैठ नहीं जाना है और खिलाओ रसगुल्ला, बुझा रहे सर? सिंपल सा लॉजिक है। तो सर आपको ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा। दो हो गया, एक और बस लास्ट लिख लीजिए, इसमें से एक जो बोलूंगा वो यहां करिएगा। अभी देखना चाहते हैं। तीसरा एक लिखिए, बहुत दिमाग से केस स्टडी लाया जाता है इसमें। आपको इकोनॉमिक्स का जैसे 6 केस स्टडी है ना, तो 6 देखो कैसे पूछेगा। एक पूछेगा एथिक्स का, उसमें से तो ऑलरेडी एक पूरा नैतिकता वाला बात हो जाएगा। दूसरा पूछेगा आपको पॉलिटी पे, तीसरा पूछेगा इकोनॉमिक्स पे, चौथा पूछेगा आंतरिक सुरक्षा पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ बचने वाला नहीं है। और उसके बाद आप क्या है, घूमते रहो। उसका हाँ आयर छोड़ दिया अलग, उसमें अलग एक क्वेश्चन पूछेगा, बस हो गया आपका काम खत्म। आपको टूरिज्म विभाग का मंत्री बना दिया जाएगा और उसके बाद बोला जाएगा कि इस देश से आपको संपर्क करना है जापान के साथ, जापान ने हमारे फ्यूचर में ऐसा ऐसा काम किया है। अब आप बताइए आप क्या डिसीजन लीजिए जिससे आपके देश का भी भला हो और उनका भी नुकसान ना हो और हमारा संबंध भी अच्छा बना रहे। अब कहाँ चले गए? पूरा आईआर में घुस गया। अब उधर नॉलेज नहीं है तो उधर केस स्टडी लिखिए घंटा। नहीं जी हम तो जापान के साथ बहुत अच्छे छोटे छोटे लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, हम तो उससे जुड़ाव कर लेंगे। अरे फालतू आदमी। चलिए आगे एक और लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते। चलिए लिखिए, आप एक कार्यालय के प्रमुख हैं जहां लगभग 20 कर्मचारी आपके अधीनस्थ हैं। अधीनस्थ समझते हैं ना? आपके अंदर है। और ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार बोलूंगा, ठीक है? बुखार मत लगवाइएगा। आप एक कार्यालय के प्रमुख हैं जहां लगभग 20 कर्मचारी आपके अधीनस्थ हैं। इनमें से 19 पुरुष हैं और एक महिला है। इनमें से 19 पुरुष है और एक महिला है। हो गया जी? आगे बोलूं कुछ छोड़ दूं? बोलूं, लिखिए। महिला कर्मचारी प्रायः देर से ऑफिस पहुंचती है। महिला कर्मचारी प्रायः देर से ऑफिस पहुंचती है और निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ देती है। और निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ देती है। अगर 4 बजे जाना है तो 3 बजे निकल लेती है मैडम जी। ठीक है जी? तो सरकारी स्कूल में जाइएगा तो और पता चलेगा, यहाँ 1 घंटा है, वहां 12 ही बजे शटर डाउन करके चल देता है लोग।
बच्चा चिल्ला रहा है खिचड़ी नहीं मिला, खिचड़ी नहीं मिला। लिख लिए पहले। चलिए आगे बढ़े ना। ठीक है, तो महिला कर्मचारी मतलब समय से पहले तो पहुंचती नहीं है, समय के लेट ही पहुंचती हैं और जाने से 1 घंटा पहले निकल जाती हैं। यहां तक ठीक है। आगे कुछ पुरुष कर्मचारियों में भी यह प्रवृत्ति है। तो पुरुष कर्मचारी में पीछे नहीं है, कुछ पुरुष कर्मचारी में भी यह प्रवृत्ति है, लेकिन अधिकांश पुरुष कर्मचारी आने और जाने के मामले में समय के पाबंद हैं। लेकिन अधिकांश पुरुष कर्मचारी जो हैं आने और जाने के मामले में समय के पाबंद हैं। क्लियर है। एक दिन आने जाने के मामले में मतलब समय के पाबंद, मतलब टाइम पे आते हैं टाइम पे जाते हैं अधिकांश पुरुष लोग। आगे एक दिन कुछ पुरुष कर्मचारी आपके पास शिकायत करते हैं। एक दिन कुछ पुरुष कर्मचारी आपके पास शिकायत करते हैं कि वह महिला कार्यालय को पूरा समय नहीं देती है। अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। ठीक है, कुछ लंबा जाएगा ये, एक बार फिर से बोल दें। तो एक दिन कुछ पुरुष कर्मचारी ने क्या शिकायत करी, और शिकायत करते हैं तो उन्होंने बोला कि महिला कार्यालय को पूरा समय नहीं देती हैं, तो इसलिए उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां तक ठीक है जी। कंप्लेन आपसे हुआ है, तो कंप्लेन आपसे हुआ इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ तो हैं जो कि आगे डिक्लेरिफाई होगा। आगे आइए, मजाक थोड़ी है। जब आपने इस मामले का अध्ययन किया तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। देखो मजा आएगा, मजा। जब आपने कुछ क्या बोला, जब आपने इस मामले का अध्ययन किया तो आपके सामने कुछ जानकारियां सामने आई, यही ठीक है। पहली यह कि वह महिला भले ही कम समय देती हो किंतु कार्य का गुणवत्ता, पहली यह कि वो महिला भले ही कम समय देती हो किंतु कार्य की गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि शुद्ध हिंदी है सर, हिंदी वाले, ठीक है। जो हिंदी बोलता है ना, हिंदी, पहली बात तो उसको हिंदी शुद्ध आता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि उसको जितना हिंदी यहां लगता है आसान, इंटरव्यू में वो उतना फंसेगा ना, उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। शुद्ध हिंदी का, एक शुद्ध हिंदी के लिए भी आप ट्रांसलेशन का किताब लेके जाइएगा, ठीक है। इतना आसान जो समझते हैं हिंदी चिल्लाते रहते हैं, उनको वही है, सच्चाई से जब रूबरू इंसान हो जाता है तब याद आता है किसी को, ठीक है बोले तो सर। चलिए आगे आइए, बहरहाल समय सिखा देता है सबको। इसके अलावा सॉरी हाँ, यह महिला भले ही कम समय देती हो किंतु कार्य की गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत क्या है, श्रेष्ठ है। कार्य मतलब सर गुणवत्ता से अत्यंत, भले ही टाइम कम देती हो लेकिन सर काम जो करती है ना सर, मतलब माशाअल्लाह जबरदस्त करती है, ठीक है जी। आगे इसके अलावा वह एक तलाकशुदा महिला है, इसके अलावा वह एक तलाकशुदा महिला है। और आप लोग प्लीज शब्दों पे ध्यान न दें, आप लोग जो सेंटेंस है उस पे ध्यान दें, कुछ हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है। तलाकशुदा महिला है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। यहां तक ठीक है। आगे बढ़े। जब आपने उनसे सफाई मांगी तो उसने बताया कि उस समय जब आपने उससे सफाई मांगी, किससे मांगी, वही महिला से सफाई मांगी, तो उसने बताया कि उसे समय की समस्या सिर्फ अपने बच्चों को ले जाने और ले आने के कारण होती है।
वो तो आप कारण से समझ ही गए होगा। जैसे ही दो बच्चा का नाम आया और स्कूल में पढ़ते हैं तो कारण आपको समझ में आ नहीं जाना चाहिए। उसे अब समस्या दो बच्चों को ले आने में होती है, समय की समस्या। आपने यह भी पाया कि उसकी बातों में ईमानदारी दिखती है। आपने यह भी पाया कि उसकी बातों में ईमानदारी दिखती है। आपने यह भी पाया कि उसकी बातों में ईमानदारी दिखती है और वह प्रायः अपना सारा काम निपटाकर ही ऑफिस छोड़ती है। और वह प्रायः अपना सारा काम निपटाकर ही ऑफिस छोड़ती है। हो गया जी यहां तक? पक्का? कुछ समस्या समझ में आ रहे? अब ये आ गया लास्ट एक और लाइन है, लिख लीजिए। लिखिए, जब आपने शिकायत करने वाले कर्मचारियों से बात की, होते हैं ना कुछ सी, जब आपने शिकायत करने वाले कर्मचारियों से बात की तो आपको महसूस हुआ कि शिकायत की बातों में बदले की भावना जैसी कुछ दिखती है। जब आपने शिकायत करने वालों से बात की तो आपको पता चला कि शिकायत की बातों में बदले की भावना जैसा कुछ है। बदला समझते हैं ना, हम का चाहिए बदला। इसी बदला के चक्कर में तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है लोगों का। सर इस दुनिया में ना, अगर आपको माफ करने का टेंडेंसी है, पढ़ाऊंगा, एथिक्स में भी आएगा, थ्योरी में आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान इस जीवन में माफ करके सब भूल जाए वो सबसे ज्यादा महान है। सर ईगो रहता ना, ईगो, हम का फोन करूँ ना कोई लगता, मत करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जल जल के राख हो जाओगे तुम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए सर ईगो मत रखिएगा। जितना अगर ईगो रखना है तो करियर के प्रति रखिएगा कि हमको आईएएस करना है तो करना है। किसी इंसान या जो अपने हैं उनके प्रति ईगो कम रखिएगा। तकलीफें बहुत होंगी, बाकी मर्जी आपकी है जी, तकलीफ कोई चाहता नहीं है। लिख लिए जी। तो सर जैसा कुछ भावना, बदले की भावना जैसा कुछ है, लेकिन क्योंकि लिखित शिकायत है, सर लिखित शिकायत है, क्योंकि लिखित शिकायत की जा चुकी है, इसलिए यह संभव नहीं है कि आप कोई कार्रवाई ना करें। क्योंकि लिखित शिकायत गया है और सर कंप्लेन बॉक्स में गया है, मुंह से नहीं बोल के गया है आदमी। मुंह से कौन बोलेगा? कंप्लेन बॉक्स किया है, रिटर्न लिख के कंप्लेन कर दिया। क्योंकि लिखित शिकायत हो चुकी है, इसलिए इसलिए यह संभव नहीं है कि आप उस पर कोई कार्रवाई ना करें। मतलब आपको कार्रवाई करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लिखित शिकायत गया है, मुंह से नहीं बोला कि हाँ फलना सुना ना नहीं खियावत। आइए नीचे, निम्नलिखित सभी विकल्पों पर विचार कीजिए और अपनी राय बताइए। निम्नलिखित सभी विकल्पों पर विचार कीजिए और अपनी राय बताएं। तो निम्नलिखित कुछ है, उसको मैं बता देता हूं क्या क्या है, उस पर आपको विचार करके तब लिखना है। ये आसान कर दिया है आपके लिए, समझ रहे हैं? जो टिप्पणी नीचे दे दी वो आसान कर दिया है। पहला पॉइंट लिखिए, निम्नलिखित सभी विकल्पों पर विचार कीजिए और अपनी राय बताइए। पहला, आप उस महिला को चेतावनी देंगे या तो वह समय पर आए, अन्यथा आप उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे जिसमें उससे निलंबित किया जाना भी अनिवार्य है। अब लिख लीजिए पूरा। अरे सिंपल सी बात है चलो लिखो, आप उस महिला को चेतावनी देंगे फोटो भेज दे, क्या आए वाला फोटो भेज दे, क्वेश्चन आप उस महिला को चेतावनी देंगे या तो वह समय पर आए, अन्यथा आप उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई
अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे जिसमें उसे निलंबित भी किया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब आप उसके खिलाफ अब अनुशासनात्मक मत पूछना, हिंदी वाले सब तो समझ रहे हैं, इतना पिटाई करेंगे ना उसके बाद समझ रहे सारा हिंदी याद आ जाएगा। बचपन से लेकर पिछले 20 साल 25 साल से हिंदी लिख रहे हो, अनुशासनात्मक नहीं लिखना आ रहा है तो उधर चुल्लू भर पानी है, घबराइएगा मत बिल्कुल भी, चल जाइएगा पागल चलिए लिखिए आगे नेक्स्ट। तो आप उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं और उसको क्या है, निलंबित भी किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, आप इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि मामला को रफा दफा कर देंगे। लिख लीजिए सेकंड वाला, आप इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लिख लिए अरे भैया, आप इस मामले में कोई भी कार्रवाई, लिखो लिखो, समझ गए हम, समझ गए, लिखो, कोई भी कार्रवाई करने से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। सर वही नहीं करने वाले के ना हजार बहाने होते हैं, मतलब जिसको नहीं करना है एग्जाम का अच्छे से तैयारी नहीं, उसको हजार नहीं लाख बहाने, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेगा, सर ये सर वो सर ऐसा नहीं सर हमारे साथ ऐसा हो गया ये। सर उसका शकल देख के ही पता चल जाता है कि जीवन में कुछ करेगा नहीं, खाली बहाने मारेगा। आगे तीसरा ऑप्शन, कौन बोल रहा है दूसरा भी बता दीजिए तीसरा लिखो लास्ट, इस मामले की जटिलता को देखते हुए इसे उच्च अधिकारी के पास भेज देंगे। भाई सारा ऑप्शन दिए हुए तो आसान कर दिया आपको। इस मामले की जटिलता को देखते हुए इसे उच्च अधिकारी के पास भेज देंगे। उच्च अधिकारी समझते हैं ना? आगे लास्ट ऑप्शन फोर्थ, फोटो भेज देंगे अब इसके बाद, चिंता मत करिए लिख लीजिए। फोर्थ में उस महिला को ज्यादा काम देंगे ताकि वो ऑफिस के निर्धारित समय से पहले काम ही पूरा ना कर सके। सर ये ऑप्शन सब है आपके पास, आप एक IAS ऑफिसर हैं तो आपके पास, मतलब उस महिला को ज्यादा काम देंगे ताकि वह ऑफिस के निर्धारित समय से पहले इतना ना काम दे दीजिए कि बेचारों को फुर्सत ना हो। ठीक है जी, तो उस महिला को इतना ज्यादा काम देंगे ताकि वह ऑफिस के निर्धारित समय से पहले काम ही पूरा ना कर सके, काम ही पूरा ना कर सके। क्लियर है यहां तक? लास्ट, उस महिला का ट्रांसफर अपने शहर के किसी अन्य ऑफिस या किसी अन्य शहर में भेजने की सिफारिश करेंगे। उस महिला का ट्रांसफर कहते क्या होगा, स्थानांतरण। तो उस महिला का ट्रांसफर अपने शहर के किसी अन्य ऑफिस या किसी अन्य शहर में भेजने की सिफारिश करेंगे। हो गया? अरे हाँ ना तो बोलो, आगे बढ़े। बस इतना ही ऑप्शन है। अब लिखिए इंस्ट्रक्शन, निर्देश, मतलब इसके निर्देश क्या है, इस क्वेश्चन के निर्देश, क्योंकि यही पूछा रहता है केस स्टडी में। निर्देश लिखिए, अभी भी समझ, अब खत्म हुआ, अब खत्म। अरे भाई क्वेश्चन इसलिए इतना लंबा होता है कि आप स्थिति को समझे। निर्देश 20 नंबर ऐसा ही ले जाना है इनको बैठ के खाली। लिखिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सुने, लिख लीजिए क्विक, आपके लिए आवश्यक नहीं है कि इनमें से विकल्प चुने। आपके लिए आवश्यक नहीं है कि इनमें से विकल्प चुने, इन सभी पर विकल्प चुने, फुल स्टॉप, उसके बाद इन सभी पर विचार करते हुए, इन सभी पर विचार करते हुए आप किसी एक या एक से अधिक, इन सभी पर विचार करते हुए
आप किसी एक या एक से अधिक के संयोजन को चुन सकते हैं। संयोजन अभी क्रिया पढ़ाया था। तो आप किसी एक या एक से अधिक के संयोजन को चुन सकते हैं और अपनी ओर से नए विकल्प भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने तरफ से नए विकल्प भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सर आप जो लिख रहे हो ना, जितना आप लोग आराम आराम से, वही बोले कि नहीं, गांव में बोलते हैं जा बच गेलो। सर दिल्ली में जब आप जाते और क्लास जब होता ना, आप देखते, उसमें हम अपना एक्सपीरियंस आपको फील करा दे रहे हैं, फील करा दे रहे हैं। हम एक बार और फील कराए थे, करा दे रहे हैं। सुनो इधर, आप लोगों को जितना आराम आराम से हो गया ना सर सिलेबस आईएएस का, वही बोल रहा हूं सर। ये बोर्ड ना, और जो आप लिख रहे हैं, जो भी चीज लिखवा रहे हैं इस बोर्ड पे, मैं मानता पूरे मतलब बोले ना, कसम से बोल रहा हूं ऑन कैमरा, उतने भीड़ में से अगर क्लास का स्ट्रेंथ 500 है, उस 500 में से ना मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, हार्डली किसी 50 या किसी 80 या किसी मैक्सिमम 80 से 100 का बस नोट्स कंप्लीट होता होगा। पूरे गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, इतना क्विक जाता है। आप पूछ भी नहीं सकते और आप बोल भी नहीं सकते क्या कहानी है सर, कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है सर। इस वजह से इतना फेलियर और इतना स्ट्रेंथ होता है जाने के बाद, फ्रस्ट्रेशन ही बर्दाश्त नहीं होता है। अब काम कंप्लीट नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होवे करेगा, सीधा सा लॉजिक है कि आपके सामने 100 बच्चा आगे निकल रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाह के घंटा, और फ्रस्ट्रेट करेगा आपको। इसलिए जो टॉपर है, स्पेशली लड़कियों में, वो वही लोग टॉपर हुए हैं जो घर पे बैठ के पढ़ाई की हैं। उसके पीछे बहुत सारा कारण है। उनको पूरा मेंटल पीस मिल जाता है और आराम से वो अपने आप को खूब मेहनत कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक, वही बोला ना कि लॉजिक रीजन देखिए, किसी के बातों पे क्यों, अब तो एथिक्स वही पढ़ा रहे हैं, लॉजिकल रीजन देखिए किसी चीज का कि क्यों बोला जा रहा है। किसी के बात पे भरोसा करने की बात ही किया होती है ना, डेटा देखिए। इसलिए ज्यादातर आपको सृष्टि ने क्या बोला था इंटरव्यू में जब वो भाषण दे रही थी कि अगर मैं दिल्ली आकर पढ़ती तो मैं कभी आईएएस बन ही नहीं पाती। मैं तो पहले सिर्फ इंटरव्यू देने आई थी तो मेरा हालत खराब हो गया था उतना भीड़ भड़ा कर देख के। उसने जाकर देखिए, उसने ऑलरेडी बोला हुआ है। तो लॉजिकली क्या कहने का मीनिंग है सर, जो उतना है ना वहां पे, इतना ज्यादा जाना बहुत स्थिति बदतर है सर, बदतर। इसलिए जो समझदार होता है वो निकल लेता है। 15 दिन वहां पे जैसे रूल है कि 15 दिन 7 दिन 8 दिन रहता है रूल कि आपने फी तो एक बार में देना है पूरा 2.5 लाख 3 लाख। अब आपको एक बार में 3.5 लाख का डीडी बना के आपने दे दिया है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन रहता है 15 दिन का। 15 दिन के बाद अगर 16वां दिन अब जा रहे हैं, पैसा रिटर्न नहीं हो भाई, 3.5 लाख की बात है, 4.5 लाख की बात है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप जाकर खाली सर्च करिएगा, दिल्ली के अधिकतर कोचिंग में 15 दिन बाद कम से कम 500 में से और 1000 में से सर लगभग 15 से 20% बच्चे भाग जाते हैं, पैसा उनका बर्बाद हो जाता है। ऐसा सर सीन है, मतलब आपको मैं एक डेटा बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ही बोला कि सरवाइव करने के लिए जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, जितने आराम से और पीसफुली गया है ना, आपको नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। और किसी जाकर मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद एक अपना मैं जानता हूं तो मुझे पता है, मैं किया हूं, सारा घुमा हुआ है तो पता है। नहीं घूमे रहते तो हमको भी आइडिया नहीं लगता। इसीलिए बोल रहा हूं सर, इसके बाद अगर किसी का रिजल्ट नहीं आता है ना, मैं वही बोला, आप नहीं बने हैं, इतना मान लेना, ठीक है। अगर इसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो सिर्फ आप कारण, मैं सच्ची बता दे रहा हूं। इतना आराम से इतना करा के सब कुछ कराने के बाद अगर आपका नहीं आता रिजल्ट, तब आप नहीं बने हैं, तब आप कहीं और जाइए तब, ठीक है जी। सुनो ध्यान से। लेकिन सर एक बात बता दूं, कोई और डिसाइड करने का मौका किसी को मत दीजिए कि आप नहीं बने हुए हैं। आप सब बने हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ नहीं इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप पर्सनली मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस इसका और कोई कारण नहीं है। आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनली कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। और सर अफसोस होता है 30 साल के बाद जब आराम से बैठिएगा ना, तब अफसोस, जब अटेम्प्ट खत्म हो गया, जब तक अटेम्प्ट रहता है तब तक बेचैनी रहता है, ये करना है। जब 30 साल के बाद आप बैठिए ना आराम से, तो जीवन का ऐसा पहलू लगेगा कि अपने लाइफ के 6-7 साल एकदम ऐसे ही काट दिए, और 1 साल अगर टिक के एकदम गर्दा मचा दिए रहते ना, तो कुछ अलग ही लाइफ होता। इसलिए उस जोन में मत जाइएगा, रिग्रेट बहुत होगा। कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। तो आप सर जब तैयारी करते हैं तो ही बोला कि ऐसे तैयारी करो इस मोटिव से कि पूरा एकदम पढ़ के निचोड़ करके जाना है, कि छोड़ के भी जाए तो लगे कि हाँ बस कुछ करके गए। ये ना लगे कि हम अपना बेस्ट नहीं दिए हैं। और रोइएगा मत, सिंपैथी रोइएगा भी तो अपना ही खुद से रो लीजिएगा साइड में, किसी से सिंपैथी नहीं दिखाइएगा कि नहीं हुआ, ठीक है। रो के 2-3 दिन शांत हो जाइए, फिर अपने आप कमर कसिए, तैयार होइए, फिर खींचिए, ठीक है जी। वो दिखाने की किसी से सिंपैथी जरूरत नहीं है जी, हम तो बहुत किए थे, नहीं जरूरत है किसी का। वही बोला कि जब आप किसी के सामने आंसू बोलेंगे
तो लोग आंसू जब कोई पूछेगा तो आंसू की कीमत मांगेगा। तो सर किसी को आंसू पूछने का वक्त मत दीजिए, चाहे कोई हो। अपने रोइए, अपने लाइफ को संभालिए, अपने चलिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी फैमिली भी आपके काम नहीं आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप काम आएंगे। तो इसीलिए आराम से कर लीजिएगा जी। बहरहाल 3 केस स्टडी है। आप इस केस स्टडी में एक केस स्टडी करेंगे, पहला वाला जो मैंने लिखवाया है, दूसरा वाला जो मैंने लिखवाया, जो आपको रूममेट वाला लिखवाया था ना, लास्ट वाला रूममेट वाला, उस पर लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने भी चेक कर लेना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर और आप पॉलिटी में भी पढ़े हुए हैं। अब उससे रिलेटेड आपका काम भी हो जाएगा और मैं भी देख लूंगा कि कौन कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब टाइम देख के एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम उसमें मिलता है 5 मिनट नहीं 3 मिनट कुछ सेकेंड, एक केस स्टडी के लिए जनरली पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 3 से 4 मिनट में आपको खींचना है। अभी के लिए आप 3-4 मिनट का ध्यान नहीं रखिएगा, अभी आप टाइम सफिशिएंट ले सकते हैं पहले आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन याद है ना कि आपका रूममेट था, रूममेट ने आपको बताया कि उसका जो है समलैंगिकता की तरफ उसका क्या क्या क्या, आप अभी जैसे भी करो, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, पैरा, कोई फॉर्मेट नहीं है, आप बस लिखते जाओ, ठीक है, पैरा में, बस बात खत्म। इसमें कोई फॉर्मेट आपको ध्यान नहीं रखना है। इंग्लिश में, जो इंग्लिश में लिखना है और बाकी लोग को हिंदी में, ठीक है। कोशिश करिएगा ज्यादातर लोग इंग्लिश में लिखें तो ही बेहतर है, बाकी जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिएगा। और एक और बात, बीपीएससी के लिए हम फोकस करेंगे, तो मैं बोला एथिक्स वगैरह अब मैं आराम से इसको बाद में बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब सारा का सारा जो फोकस थोड़ा है, जो बचा हुआ है जीएस वाले पार्ट को, उस पर थोड़ा सा खींच लेंगे, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आराम से लिखोगे।